जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में द कैप्टन कॉल्स। मैं हूँ गणेश चौधरी, मेरे साथ हैं अनूप सिंह। नमस्ते। जी हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं इस सीजन का मैच नंबर 53 जो कि केकेआर और राजस्थान रॉयल के बीच में खेला जाएगा ईडन गार्डन में, जो कि कोलकाता का होम ग्राउंड है। आइए जानते हैं सर से इस पिच के बारे में। सर बताएं जरा इस दोनों टीम का हेड टू हेड क्या रिकॉर्ड है। सर पिच के बारे में बात करें उससे पहले ये जान लेते हैं किन किन खिलाड़ियों के बीच में टक्कर होने वाला है। जी। यहाँ पर मैच होगा सूर्यवंशी और रघुवंशी के बीच में। क्या बात है, क्या जो बात कि दोनों ही युवा प्लेयर हैं और यहाँ पर जो सूर्यवंशी काफी युवा है तो उनका प्रदर्शन भी हमें देखना होगा। यहाँ पर रघुवंशी का भी प्लेयर जो है हमारे लिए गेम जो है खास होने वाला है, तो दोनों का टक्कर होने वाला है। और यहाँ पे जो वरुण चक्रवर्ती और जो सुनील नारायण है उनका स्पेल भी हमें इस मैच में कुछ खास देखने को मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात सर ये है इस मैच में कि ये मैच जो कोलकाता के लिए वो करो या मरो वाला मैच है, क्योंकि राजस्थान रॉयल तो ऑलरेडी प्लेऑफ से बाहर है, तो उनको तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पे कोलकाता जो है पूरा अपना जी जान लगाने वाली है, तो या तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा, चाहे वो सुनील नारायण के हाथ से देखने को मिले या फिर अजिंक्य रहाणे के माध्यम से देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे पारी बहुत बड़ी होने वाली है, या फिर पारी जो है बड़ी होने के चक्कर में छोटी भी हो सकती है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है और चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, सर ने बताया कि यहाँ पे रनों की बारिश होगी क्योंकि ईडन गार्डन जो है कोलकाता का होम ग्राउंड है। यहाँ पे सारे बैट्समैन, जो कि रहाणे का रिकॉर्ड इस पिच पर काफी अच्छा है, उन्होंने 3 बार इस ग्राउंड के अंदर 50 मारा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका प्रदर्शन कितना अच्छा रह चुका है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, जो सुनील नारायण है वो नारायण करके तो विकेट निकाल ही लेते हैं। और वरुण चक्रवर्ती बात करें तो भाई साहब कुछ भी कहिए, उनका गेंदबाजी में कला है। आइए बात करते हैं सर बताइए जो इस दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड है, बताइए जरा, जो जानना चाहते हैं। देखिए हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करेंगे तो हम यहाँ पे जो दोनों टीम के बीच में आपसी मुकाबले हुए हैं उसमें मुकाबले जो है टोटल 10 हुए हैं जी। और कोलकाता ने 5 मैच जीता है और राजस्थान रॉयल्स ने 4 मैच जीता है और 1 मैच जो है वो बिना बारिश की वजह से रद्द हो गया था। तो ये इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड है। और लास्ट के जो 5 मैच के रिकॉर्ड हम देखेंगे दोनों टीम के, तो यहाँ पे कोलकाता ने 2 मैच जो है जीता है, ऐसे लास्ट के 2 मैच में 5 मैच में 2 मैच, और राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ 1 मैच जीता है। तो यहाँ पे दोनों का परफॉर्मेंस लगभग इक्वल है और दोनों टीम जो ऐसे सिचुएशन पे है कि राजस्थान रॉयल्स तो बाहर हो गई है और ये भाई साहब लटके हैं यहाँ पर। अब इनकी कोशिश रहेगी कि मैं ऊपर जाऊं और राजस्थान रॉयल्स चाहेगा कि इनको नीचे खींचूं। तो अब यहाँ पे मैच इसलिए इंटरेस्टिंग होगा और कोलकाता नाइट राइडर्स जो फैंस हैं और जो राजस्थान रॉयल्स के फैंस हैं, तो उन दोनों के सामने काफी बड़ा एंजॉयमेंट वाला मोमेंट होने वाला है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। तो इसके अलावा यहाँ पे अगर हम पॉइंट टेबल की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो पॉइंट टेबल में कोलकाता जो है वो राजस्थान से जस्ट एक ऊपर राउंड पर है। राजस्थान जो है नीचे से तीसरे पोजीशन पर है और कोलकाता जो है ऊपर नीचे से चौथे पोजीशन पर है। तो ये मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके ऊपर टीम प्रेडिक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों टीम काफी सही थी, बट बीच में राजस्थान रॉयल ने काफी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, इसलिए शायद नीचे हो गई और प्लेऑफ से बाहर भी हो चुकी है लगभग। तो देखा जाए तो सब ठीक ही है। लेकिन बात करते हैं सर, ये जो आप बताएं इस पिच पर टॉस का क्या महत्व हो सकता है। टॉस का महत्व आप एक तरफ से समझ के चलिए कि यहाँ पर अभी तक जितने भी कैप्टन ने टॉस जीता है जी, अभी तक यहाँ पे 4 मैच हुए हैं और वो तो 5 मैच थे, लेकिन 1 मैच जो है बारिश को रद्द हो गया, लास्ट वाला मैच पंजाब के सामने। बाकी के जो 4 मैच है वो 4 मैच में जिस कैप्टन ने भी टॉस जीता है उसने पहले यहाँ पे फील्डिंग लिया है जी, और फील्डिंग लेने के बावजूद भी यहाँ पर 3 बार वो मैच हारे हैं। और यहाँ पे सिर्फ फील्डिंग लेते हुए सिर्फ 1 ही मैच जीता गया था, वो भी पहला मैच जो कि आरसीबी ने जीता था केकेआर के सामने। तो यहाँ पे टॉस जीतने के बाद अक्सर जो कप्तान है वो पहले फील्डिंग लेते हैं और मेरा मानना है कि यहाँ पे अगर पहले टॉस जीतेगा कोई भी टीम तो पहले लेता जो है वो टॉस जीतने के बाद में फील्डिंग लेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने फील्डिंग लिया तो आपको फर्स्ट पारी के अंदर बड़ा स्कोर करना पड़ेगा जी। अगर आप 200 से ऊपर रन नहीं करेंगे, अगर 190 से ऊपर, कम से कम मिनिमम आपको 180 से 190 ऊपर आपको स्कोर करना होगा अगर आपको जीतना है। तो यहाँ पे टीम को कम से कम 190-200 रन मारना होगा, तभी जो है सेकंड पारी में जीत पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फील्डिंग के साथ में आपके बैटिंग जो लय है वो अच्छी होनी चाहिए और आपके जो बैट्समैन है वो अच्छी स्ट्राइक रेट से जो है प्ले कर रहे हैं, तभी जो है आपका फील्डिंग लेना यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएगा। अदरवाइज आप वो मैच भी लॉस कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि कोलकाता अगर टॉस जीतती है तो यहाँ पे डेफिनेटली वो पहले फील्डिंग लेगी यहाँ पे, क्योंकि वो पहले चाहेगी कि सामने वाली टीम जो है स्कोर बनाए और फिर वो स्कोर को जल्दी से अचीव करना चाहेगी। अगर राजस्थान रॉयल्स पहले जीतती है तो वो भी फील्डिंग लेगी, क्योंकि वो भी यही चाहेगी कि भाई मैच तो हमें जीतना नहीं है, अगर हारते भी हैं तो हमें इतने कम अंतराल से हारना है कि कोलकाता जो है वो क्वालिफाई ना कर पाए। तो कोलकाता सामने एक ही चीज है कि भाई पहले हम बैटिंग अगर करते हैं तो ताबड़तोड़ बैटिंग करें, और अगर सेकेंड पारी में अगर हम फील्डिंग कर रहे हैं, सेकेंड पारी में अगर हम बैटिंग कर रहे हैं तो जो रन हमें मिल रहा है उस रन को जल्दी हम कंप्लीट कर लें।
तो इसलिए ये ग्राउंड के ऊपर हमें फील्डिंग का ऑप्शन चूज करते हुए हमें कैप्टन दोनों दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो इस पिच की बात कर रहे थे सर ने बताया कि इस पिच पर टॉस का सबसे बड़ा महत्व हो सकता है, क्योंकि इस पिच पर जो टॉस टीम जीतती है वो चेज करना पसंद करती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कोलकाता अगर बैटिंग करती है तो जाहिर सी बात है सर, क्योंकि होम ग्राउंड है, वो रन काफी बना सकती है। बिल्कुल बना सकती है। एसआरएच के खिलाफ जब 238 का टारगेट मिला था इसी ग्राउंड के ऊपर इसी सीजन में, तो हमारे कलकत्ता नाइट राइडर्स की टीम ने 234 रन बनाए थे, मात्र 4 रन से वो मैच हारी थी, सिर्फ 4 रन से। तो वो अगर रिंकू सिंह लास्ट के ओवर में अगर आउट नहीं होते तो वहां पे वो भी शायद कंप्लीट हो सकता था। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कलकत्ता जो है वो 250 भी पहुंचा सकता है, ऐसे बैट्समैन उनके पास में। और सारे बैट्समैन में अगर हम बात करें, शुरुआत में सिर्फ 2 बैट्समैन अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे देंगे तो बाकी के जो नीचे है, रहाणे तो ऑलरेडी फॉर्म में है इस ग्राउंड के ऊपर, तो उनसे तो आप अच्छा परफॉर्म की उम्मीद करेंगे। साथ में नीचे वेंकटेश अय्यर जो कि मूडी प्लेयर है, यहाँ पे अगर मन करता तो 60 रन भी मार देते हैं, मन करता तो 70 में भी आउट हो जाते हैं। तो उनका परफॉर्मेंस भी यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल सकता है अगर शुरुआत के जो दोनों बैट्समैन है, गुरबाज और सुनील नारायण, अगर दोनों अच्छा परफॉर्म कर देंगे, अगर उन्होंने 6 ओवर के अंदर अगर पावर प्ले को अगर उन्होंने सही ढंग से यूज कर लिया तो फिर आप डेफिनेटली मान के चलिए कि यहाँ पे आपको 220-230 रन का स्कोर देखने को मिलेगा कलकत्ता की तरफ से। और अगर राजस्थान पहले बैटिंग करेगी तो आप डेफिनेटली उम्मीद करके चलिए कि सामने की जो टीम है कलकत्ता की जो बॉलर है वो अपना पूरा जी जान लगाने वाले इस ग्राउंड के ऊपर, और यहाँ पे जितने भी बैट्समैन है या तो उनको 150 से नीचे ढेर करने की कोशिश करेंगे या फिर बुरा पीटने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें कि इस दोनों टीमों के ऊपर तो दोनों टीम काफी मतलब खतरनाक तो है ही, लेकिन कलकत्ता का होम ग्राउंड है तो कलकत्ता इस पिच पर हावी रहेगी और राजस्थान को हराने की कोशिश करेगी, कि हराना ही चाहती है क्योंकि उसको प्लेऑफ में जगह बनानी है। तो जी हाँ दोस्तों, आइए हम बात करते हैं इस पिच पर। सर, इस पिच पर जो स्पिनर है इनका क्या रोल हो सकता है इस पिच पर? स्पिनर्स का रोल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ का जो रेशो है, मैं जो विकेट का है उसको मैंने एक रेशो में कन्वर्ट कर दिया है। रेशो इसलिए ताकि समझने में इजी रहता है, तो मैंने एक रेशो बनाया है। तो रेशो जो है दोनों के बीच में वो जो है 2/1 का है, यानी कि स्पिनर अगर 1 विकेट लेता है तो पेसर 2 विकेट लेता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर मैच के अंदर आपको जो है कम से कम 10 से 12 विकेट गिरते हुए दिखते हैं। तो 10 से 12 विकेट अगर गिरते हैं तो आप मान के चलिए कि 8 विकेट जो है वो अगर पेसर लेगा तो 4 विकेट स्पिनर लेगा। तो डेफिनेटली हमारी टीम में स्पिनर होने चाहिए, और हमारे टीम में स्पिनर वही होने चाहिए जो सेकेंड पारी में बॉलिंग करवाने के लिए, क्योंकि छोटा ग्राउंड है और यहाँ पे विकेट तभी आपको मिलेगा जब आपकी टीम जो है दबाव बनाएगी। तो दबाव में आप विकेट निकाल सकते हैं, क्योंकि सामने टीम जब बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेगी तो आप उनको अपने वेरिएशन के थ्रू जो है, अपने बॉल के थ्रू उनको फंसा सकते हैं। तो ऐसे बॉलर जो होंगे जो वेरिएशन को यूज करेंगे और जो सेकेंड पारी में बॉलिंग करवाने के लिए आएंगे, वो स्पिनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोनों तरफ का हम स्पिनर का देखें तो यहाँ पे सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती कोलकाता की तरफ से, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कह सकते इस सीजन में, क्योंकि अगर इनका परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता तो कोलकाता कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पे होती, तो लेकिन मीडियम लेवल पे है, इनका इकोनॉमी काफी अच्छा है। और एक चीज मैं इन दोनों प्लेयर के बारे में खास बता दूं आपको कि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण का रिकॉर्ड रहा है कि अगर दोनों ने अगर विकेट निकाला है तो इन्होंने दोनों विकेट निकालते हुए 16 मैच खेले हैं। 16 मैच में दोनों ने साथ में विकेट निकाला है, और वैसे मैच में इन्होंने 13 मैच जीता है। तो इन दोनों का विकेट लेना काफी अहम है, और 3 मैच में इन्होंने बिल्कुल विकेट नहीं निकाला है, उन 3 मैच को ये कभी जीत ही नहीं पाई है। तो इनके माध्यम से हमें विकेट देखने को मिलेगा और डेफिनेटली विकेट निकालेंगे, और मैं इनसे एक अच्छी जो है विकेट के अनुमान लगाऊंगा। और सेकेंड पारी में अगर बॉलिंग करवाने के लिए आते हैं तो फिर तो मेरे लिए बेस्ट पिक होने वाले हैं तो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण। और मेरे हिसाब से मैं इनको एक को कैप्टन एक को वाइस कैप्टन का रोल भी दे दूं, दोनों को ही कलकत्ता की तरफ से, अगर कलकत्ता सेकेंड पारी में जो है बॉलिंग करवाने के लिए आती है तो। देखिए, सामने से अगर हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से तो महेश तीक्ष्णा और दूसरे जो है वो है कुमार कार्तिकेय। तो ये दोनों स्पिनर हैं, और यहाँ पे मैं सामने की तरफ से स्पिनर के तौर पे महेश तीक्ष्णा जो है उनको ही मैं पिक करूंगा, अदरवाइज कुमार कार्तिक को मैं ड्रॉप करूंगा। तो ये 3 स्पिनर हमारी टीम के लिए बहुत हैं, और इन 3 के स्पिनर के अलावा हम एक्स्ट्रा नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि कोलकाता की तरफ से सुधाकर रॉय भी बॉलिंग करवाने के लिए आएंगे स्पिनर के तौर पर, तो उनको मैं पिक नहीं करूंगा। इनका जगह पर सिर्फ वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, और इसके अलावा महेश तीक्ष्णा जो है उनको हम पिक करने वाले स्पिनर के तौर पर। जी हाँ दोस्तों, बात हमारी हो रही थी, सर ने बताया कि जो स्पिनर हैं कलकत्ता के जो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, तो उनके तो बातें अलग है। और देखा जाए सर, राजस्थान की बात करें तो महेश तीक्ष्णा, क्योंकि अनुभवी गेंदबाज हैं, काफी पुराने खिलाड़ी हैं, उनको पता है कैसा वेरिएशन है, किस पिच को कैसी बॉल डालनी है, उनको पता है। आइए जानते हैं सर, इस पिच पर पेसर का क्या रोल हो सकता है? पेसर्स का रोल इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं, लेकिन हमारे पास पेसर्स भी हमें जो है सोच समझ के पिक करना होगा,
क्योंकि पेसर्स को विकेट यहाँ मिलेंगे और डेफिनेटली उन बॉलरों को हमें सबसे पहले पिक करना है जो बॉलर डेथ ओवर के अंदर बॉलिंग करवाने के लिए आएंगे। और कलकत्ता की तरफ से इस ग्राउंड के ऊपर फास्ट बॉलर को अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया नहीं है। और बात करें किसी बॉलर ने अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया इस ग्राउंड के ऊपर, सिर्फ एक बार वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट निकाला था और एक बार वैभव रोहन ने 3 विकेट निकाला था, अदरवाइज सभी ने एक विकेट निकाला हुआ है। तो यहाँ पे आप फास्ट बॉलरों के तौर पे वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, इनके ऊपर या फिर रसेल, इन तीनों में से अगर आपको कलकत्ता की तरफ से बॉलर अगर आपको पिक करना हो तो मैं यहाँ पे स्पेशली एक एंड्रू रसेल को यहाँ पिक करने वाला हूँ। वो उनका रोल थोड़ा सा अहम होने वाला है, बैटिंग के माध्यम से भी और बॉलिंग के माध्यम से भी, तो मैं उनको पिक करूंगा बॉलिंग के तौर पे भी। और सेकेंड एक बॉलर जो है वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा में हमें पिक करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 स्पिनर ले लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 5 से 6 विकेट जो इन दोनों के नाम रहने वाले हैं। तो मैं एक फास्ट बॉलर को ऐड करूंगा जो कि हर्षित राणा हो सकते हैं, तो हर्षित राणा को हम इंक्लूड करेंगे फास्ट बॉलर के तौर पे। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ऑलरेडी जोफ्रा आर्चर जो कि बेस्ट पिक हैं और आपको उनको टीम में लेना होगा, क्योंकि उनका अगर आपने ध्यान दिया वो लास्ट मैच में, तो वो ऐसे प्लेयर हैं जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं जी। लास्ट मैच में काफी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया था, अपना ड्रीम पॉइंट जो है उन्होंने बैटिंग के माध्यम से दिया था। तो आप उनको डेफिनेटली पिक करिए क्योंकि बॉलिंग में उनके पेस है और अपने बॉलिंग का यूज जो है जरूर करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर हर्षित उनको जोफ्रा आर्चर को पिक करूंगा फास्ट बॉलिंग के तौर पे। बाकी संदीप शर्मा ऑलरेडी चोटिल है तो वो यहाँ प्ले करने वाले नहीं है, उनकी जगह वो देखते हैं कौन से नए बॉलर जो है और इंट्रोड्यूस होते हैं फास्ट बॉलर। बाकी मैं अदर फास्ट बॉलर के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, सिर्फ मैं एक फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर को पिक करूंगा। जी हाँ दोस्तों, बात हुई हमारी पेसर के ऊपर जो कि सर ने बताया जोफ्रा आर्चर बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और गेंदबाजी तो काफी खतरनाक करते ही हैं। और केकेआर की तरफ से देखा जाए तो हर्षित राणा की बात हुई, सर वैभव रोहना मतलब उनको ड्रॉप करना चाहते हैं? बिल्कुल ड्रॉप करना ही पड़ेगा क्योंकि सबको हम नहीं पिक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने हर्षित राणा को भी लिया है, मैं उनको भी ड्रॉप करना चाहता हूँ। अगर ऐसा होता है कि सेकेंड इनिंग में अगर बैटिंग जो है बॉलिंग करने के लिए आती है अगर टीम कलकत्ता की, तो मैं हर्षित राणा को पिक कर लूंगा। लेकिन फर्स्ट अगर इनिंग में अगर बॉलिंग करने के लिए आएगी कलकत्ता तो मैं हर्षित राणा को भी ड्रॉप करूंगा, क्योंकि मुझे इन पूरे ही फास्ट बॉलर कोलकाता के उनका परफॉर्मेंस काफी वीक रहा है इस सीजन में और इस ग्राउंड के ऊपर स्पेशली वीक रहा है, तो इसलिए मैं इनको ड्रॉप करूंगा। मैं सारा जो अपना रोल होगा वो ऑलराउंडर और एक वरुण चक्रवर्ती इनके ऊपर ही मैं डिपेंड रखने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, बात हुई हमारी पेसर के ऊपर जो बताया सर कि किस किस को पिक करना है। आइए हम सर से जानते हैं जो कि बल्लेबाजी क्रम है जो केकेआर का और राजस्थान का, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कि अच्छा खेल दिखाएंगे आज? यहाँ पे केकेआर की तरफ से हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे प्रदर्शन जो है सुनील नारायण से स्टार्ट किया जाए और मैं उम्मीद करूंगा सुनील नारायण की तरफ से पारी अच्छी स्टार्ट होगी। तो मैं यहाँ पे सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे को यहाँ पे पिक करने वाला हूँ और साथ में यहाँ पर रघुवंशी को पिक करने वाला हूँ और एक वेंकटेश अय्यर। यहाँ पे कलकत्ता अगर पहले बैटिंग करती है तो चारों ही बैट्समैन मेरी टीम में रहने वाला है और चारों से मैं यहाँ पे अच्छी पारी की उम्मीद करूंगा और मैं डेफिनेटली सोच के चल रहा हूँ यहाँ पे 220-230 रन को लेकर। तो अगर कलकत्ता पहले बैटिंग करती है तो फिर ये चारों बैट्समैन हमारी टीम में होने वाले हैं और चाहे तो आप साइड से गुरबाज को इन करा सकते हैं हर्षित राणा को हटाकर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर्षित राणा को मैंने सबसे आपको पहले ऑप्शन बताया था, हर्षित राणा आपके लिए एक स्टार पॉइंट रहेंगे, वो आपको हटाना है किसकी जगह पे वो आपको चूज करना होगा। तो आप चाहे तो गुरबाज को भी पिक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कलकत्ता पहले बैटिंग करती है तो आपको 220 टारगेट दिमाग में लेके चलना होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा इसको होने वाला है। सेकेंड अगर देखें हम राजस्थान की तरफ से, तो राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल, फिर उसके बाद सूर्यवंशी, जिनका प्रदर्शन लास्ट टाइम तो उनको मौका नहीं मिला बुमराह के सामने खेलने का और सभी पूरी दुनिया की नजर थी कि भाई बुमराह के सामने आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो सुनील नारायण की गेंद को फेस करेंगे, वरुण चक्रवर्ती गेंद को फेस करेंगे। उन्होंने ऐसे कई स्पिनर को धोया है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों बॉलर जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए और दोनों बॉलर के सामने वैभव सूर्यवंशी कैसा प्रदर्शन रहने वाला है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी को मैं ड्रॉप करूंगा, ड्रॉप करके सीधे जायसवाल को ही पिक रखेंगे क्योंकि जायसवाल ऑलरेडी अच्छे फॉर्म में है और राजस्थान की तरफ से उनका ही परफॉर्मेंस है हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, तो वो हमारे लिए पिक करेंगे। और संजू सैमसन भी नेट प्रैक्टिस करते हुए हमें दिखे हैं, तो हो सकता है शायद सूर्यवंशी को हटाकर उनको इन किया जाए, बट ये डिपेंड करेगा कल जब लाइनअप हो जाए उसके बाद में। अगर आते हैं तो संजू सैमसन को पिक कर लेंगे, लेकिन नहीं आते तो सूर्यवंशी को हमें ड्रॉप करना है। उसके बाद नीचे क्रम में अगर हम आएंगे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से और फिर हम नीचे की तरफ अगर आएंगे तो रियान पराग, नीतीश राणा और हेटमायर को हमें ड्रॉप कर देना है क्योंकि उनका रिकॉर्ड वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण दोनों के सामने बहुत खराब है। अगर वो खेल भी लेते हैं तो उनका रन रेट काफी स्लो है, तो इसलिए मैं हेटमायर को साइड करूंगा और यहाँ पे नीतीश राणा और रियान पराग में से मुझे सिर्फ एक बैट्समैन को पिक करना है और मैं यहाँ पे रियान पराग को मौका दूंगा क्योंकि उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ही सही लेकिन थोड़ा अच्छा रहा है। तो रियान पराग हमारे लिए यहाँ पे पिक होने वाले हैं और वो कैप्टन है तो कैप्टन वाले थोड़ी सी पारी खेल सकते हैं, तो उनसे हम 30-40 रन का उम्मीद करते हैं और वैसा रन वो शायद बना पाएंगे। तो रियान पराग हमारे लिए जो है पिक होने वाला है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। तो ये हमारे बैट्समैन का जो श्रेणी रहेगा वो हमारे लिए रहेगा इंपॉर्टेंट।
जी हाँ दोस्तों, रियान पराग, क्योंकि उनको मौका अभी तक मिला नहीं है अच्छे से खेलने का। अगर कल मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छा कुछ रन बना के दिखाएंगे। और संजू सैमसन की वापसी होती है तो शायद वैभव सूर्यवंशी को ना खिलाया जाए, लेकिन अगर नहीं खेलते तो उनको भी मौका मिल सकता है। लेकिन वो भी सर खेल सकते हैं, ऐसा नहीं क्योंकि पिछले मैच में जब रशीद खान को धो दिए थे। रशीद खान, देखिए रशीद खान और सुनील नारायण में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और मुझे स्पेशली इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर एक बॉलर को ये फेस कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर सुनील नारायण कहीं ना कहीं शुरुआती 3 से 4 ओवर के बाद में वो अपनी बॉलिंग इफेक्ट डालते हुए दिख सकते हैं, शायद हो सके तो ऐसा। और या फिर वरुण चक्रवर्ती भी अपना बॉलिंग इफेक्ट करते हुए दिख सकते हैं। तो वैभव सूर्यवंशी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल होने वाला है। रशीद खान के सामने खेले थे उस समय तो उनका परफॉर्मेंस लास्ट 2 मैच में अच्छा था जी, तो उनका कॉन्फिडेंस था। अभी क्या है कि लास्ट मैच में वो आउट हुए, काफी इजीली तरीके से आउट हुए, मतलब कि ऐसा मिस्टेक जो नॉर्मल नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने मिस्टेक किया था। तो उस वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा लो है, और उस लो होने की वजह से यहाँ पर उसका फायदा जो है कहीं ना कहीं जो है वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैंने उनको ड्रॉप किया है। जी हाँ दोस्तों, सर ने बताया कि जो टीम लगानी है, कौन कौन से प्लेयर आपके टीम में हो सकते हैं। आइए सर से जानते हैं जो 11 प्लेयर हैं, जो ड्रीम 11 वाला सर हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कौन कौन से खिलाड़ी। चलिए उसको फटाफट बताते हैं हम। यहाँ पे कोलकाता पहले बैटिंग करती है, तो हमारा जो बैटिंग क्रम होगा वो सुनील नारायण, फिर अजिंक्य रहाणे, फिर उसके बाद में आपको पिक करना है वेंकटेश अय्यर, और फिर आपको रघुवंशी, जो कि चारों प्लेयर आएंगे साथ में। इन चारों को हमें पिक करना होगा, और उसके बाद में हमें रसेल और वरुण चक्रवर्ती को हमें पिक करना है। 6 प्लेयर हो गए। और यहाँ पे हर्षित राणा को पिक करना है अगर पहले बैटिंग करते हैं तो, सेकंड पारी बॉलिंग करते हैं तो, ठीक है। ये 7 प्लेयर हो गए। अब सामने की तरफ अगर हम देखें राजस्थान रॉयल्स की तरफ में, तो राजस्थान रॉयल्स अगर सेकंड पारी में बैटिंग करने के लिए आएगी तो यशस्वी जायसवाल, फिर रियान पराग, और फिर उसके बाद में जोफ्रा आर्चर और महेश तीक्षाना, ये 4 हमारे पिक होंगे सामने की टीम से। तो ये 11 का प्लेयर सेक्शन हो गया। अगर यही सेम चीज अपोजिट होता है, राजस्थान रॉयल्स अगर पहले बैटिंग करने आती है और अगर पहले बॉलिंग करवाती है केकेआर, तो यहाँ पे टीम का जो सिलेक्शन होगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बैटिंग क्रम जो है राजस्थान का सेम वही रहेगा, यशस्वी जायसवाल, उसके बाद रियान पराग, फिर उसके बाद हर्षित राणा को हटाकर यहाँ पे हम ध्रुव जुरैल को पिक कर लेंगे, और फिर उसके बाद में नीचे आएंगे तो जोफ्रा आर्चर को हम पिक कर लेंगे, और यहाँ पे महेश तीक्षाना को हम आउट करेंगे। और सामने की तरफ से जो है सामने जो टीम है उसमें से हमें यहाँ पे गुरबाज को आप चाहें तो पिक कर सकते हैं, उनको आप प्लस में रखिएगा 12वें प्लेयर के तौर पे। अदरवाइज गुरबाज को हटाकर सीधे यहाँ पर हम सुनील नारायण, फिर उसके बाद में अजिंक्य रहाणे, फिर वेंकटेश अय्यर, फिर वापस आपका अंग्रेज रघुवंशी, और फिर उसके बाद में रसेल, और फिर आपके चक्रवर्ती। और आप ऊपर जो 4 प्लेयर ले रहे हैं बैट्समैन कोलकाता की तरफ से, उसमें एक प्लेयर को जो रघुवंशी है वो हो सके तो लास्ट में आएंगे सबसे, तो उनको हटा के उनके जगह पे एक बॉलर जो है वैभव अरोड़ा या फिर हर्षित राणा को पिक कर सकते हैं। तो ये टीम का पैटर्न जो रहेगा वो डिपेंड करेगा कौन पहले बैटिंग करने आ रहा है, कौन पहले फील्डिंग करने आ रहा है। और यहाँ पे 2-3 प्लेयर जो है वो थोड़े से राउंड अप में रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तीक्षाना हो गए, एक हर्षित राणा हो गए। इन दोनों को हटा के हम जो है थोड़े से प्लेयर को रोटेट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया ध्रुव जुरैल और यहाँ पे वैभव अरोड़ा, इन दोनों को हम जो है राउंड अप कर सकते हैं। यस दोस्तों, सर ने बताया जो टीम कि कौन से आप जो खिलाड़ी हैं आपकी टीम में जो आप ले सकते हैं, तो बता दें सर, बता दिए। आइए जानते हैं सर से कि जो कप्तान और वाइस का अहम रोल कौन निभा सकता है इसमें। कप्तान का रोल मैं यहाँ पे डेफिनेटली सुनील नारायण को दूंगा। इनके बैट से मुझे लग रहा है कि पारी अच्छी देखने को मिलेगी, साथ ही मुझे लगता है कि उनके बॉल से भी यहाँ पे विकेट गिरते हुए दिखेगा। तो कैप्टन डेफिनेटली मैं यहाँ पे सुनील नारायण को बनाऊंगा, और वाइस कैप्टन के तौर पर मैं यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती, जिनको मौका देने वाला हूं। अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करवाने के लिए आते हैं, फर्स्ट इनिंग में अगर कोलकाता बैटिंग करता है तो मैं वहां पे वाइस कैप्टन के तौर पे वरुण चक्रवर्ती को मौका दूंगा। और अगर पहले बॉलिंग करवाती है, अगर कोलकाता पहले अगर बॉलिंग करवाती है, तो फिर जो है फास्ट बॉलर को हमें मौका देना होगा। यानी कि वैभव अरोड़ा को अगर आप ऐड करें तो वैभव अरोड़ा को आप पिक कर लीजिएगा वाइस कैप्टन के तौर पे, और अगर आप हर्षित राणा को ले रहे हैं तो हर्षित राणा को वाइस कैप्टन का रोल दे सकते हैं। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा कैप्टन और वाइस कैप्टन का। आंद्रे रसेल भी सर कुछ आंद्रे रसेल भी हो सकते हैं। आंद्रे रसेल अगर कलकत्ता पहले बैटिंग करती है तो फिर आप उनको वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। कैप्टन के तौर पे आप सुनील नारायण को एंड वाइस कैप्टन के तौर पे आंद्रे रसेल बना सकते हैं, क्योंकि वो पहले अगर बैटिंग करते हैं, बैटिंग के थ्रू भी वो मुझे लगता है कि लास्ट के अगर 18 या 17 ओवर के अंदर अगर विकेट गिरेगा तो कहीं ना कहीं एंड्रू रसेल को भेजा जाएगा। रिंकू सिंह की अपेक्षा एंड्रू रसेल अगर ऊपर जाएंगे तो एंड्रू रसेल अगर जाएंगे तो अपने 3 ओवर के अंदर कुछ अच्छा रन बना देंगे, 30-40 रन भी अगर मार देंगे, वो 30 रन भी अगर मारते हैं तो ऐसे में उनका पॉइंट अच्छा हो जाएगा। फिर अगर वो 2 विकेट भी अगर निकालते हैं, जो कि निकालते हैं इस ग्राउंड को, उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है तो वो निकालेंगे। तो ऐसे में उनको वाइस कैप्टन बनाना हमारे लिए उचित हो सकता है, और वो अपना प्रदर्शन बिल्कुल जो है वाइस कैप्टन के तौर पे दिखा सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, बात हो गई हमारी कप्तान और वाइस कप्तान की, जो दोनों टीमों में कौन परफेक्ट हो सकता है आपके लिए। सर ने बताया कि जो सुनील नारायण है वो तो अच्छे फॉर्म में चल ही रहे हैं, और वाइस कप्तान की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती या तो आंद्रे रसेल को आप बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रही आज की टीम हमारे लिए, आपके लिए। और टीम लगाए तो जरूर कमेंट्स में बताया कि सर आपने टीम कैसे लगाया और टीम का रिजल्ट क्या आया। बाकी शॉर्ट्स वीडियो को चेकआउट करिए, हम इस वीडियो को टुकड़ों में काट कर शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू जो है अपलोड करते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम अपलोड करें, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। साथ ही दोस्तों आप जो है टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन करिएगा, ताकि लास्ट में जो फाइनल टीम आती है वो हम आपको वहाँ पर गाइड कर पाते हैं। तो यही था दोस्तों अपडेट। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में दी गई ड्रीम 11 टीम और भविष्यवाणियां हमारी समझ, विश्लेषण और अनुभव पर आधारित हैं। हम सटीक और उपयोगी सुझाव देने का प्रयास करते हैं, लेकिन 100% जीत की गारंटी नहीं देते। कृपया अपनी समझ से निर्णय लें और जिम्मेदारी से खेलें। किसी भी नुकसान के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। यह वीडियो केवल जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है।